हेलो प्यारे बच्चों, मैं सोनू कुमार आपको अपने चैनल पर फिजिक्स विद सोनू सर पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि मैंने जो 3 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव का भेजा था आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के बीच मैंने चौथा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ जो क्वेश्चन के साथ आंसर भी इंक्लूड है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब अच्छे ढंग से दीजिएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें साथ साथ क्वेश्चन के साथ आंसर भी होगा, इसके साथ यह कवर होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव भी आपका सही होगा। साथ ही साथ अगर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। ओके, चलिए। तो आज का क्वेश्चन पहला है कि नाइट्रोजन 714 नाभिक पर कूलॉम में आवेश का मान क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कूलॉम में आवेश का मान क्या होगा। सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस एनी, प्लस कहने का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा और माइनस कहने का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। इससे होता है प्लस माइनस एनी का। तो चलिए प्लस माइनस छोड़ देते हैं, सिर्फ हम Q बराबर एनी लेते हैं। ठीक है, नाभिक पर कह रहा है तो याद रखिएगा कोई भी परमाणु होते हैं तो परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो पक्का है कि प्लस में होगा। ठीक है, अब नाभिक में कितने आवेश होते हैं तो Q बराबर एनी, तो एन होगा यहाँ पर एनी की जगह पर Zn के बराबर ही आप कह सकते हैं। तो Z क्या हो गया? परमाणु संख्या। Jd के बराबर आप कह सकते हैं। Z हो गया परमाणु संख्या, E हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कोई भी परमाणु के नाभिक पर आपको आवेश की गणना करना होगा तो उसकी परमाणु संख्या रखिएगा और E का मान रखिएगा, तब का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आखिरकार E का मान कितना होता है तो E फॉर एलिमेंट्री चार्ज, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। कितना होता है प्यारे बच्चों? इसका होता है मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, याद रखिएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एन का मान कितना होगा तो एन की जगह पर हम बोले कि Q बराबर Jd के बराबर आप लिख सकते हैं। तो किसका कह रहा है? नाइट्रोजन। इसके नाभिक पर परमाणु संख्या कितना? तो 7। ठीक है, और E का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब इसको हल करते हैं तो ठीक ना, तो कितना होगा? 16 11 2 गुने 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, इतना। तो एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, अर्थात होगा 11.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। एक अंक के बाद दशमलव देने के लिए 10 से भागा और 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। आपका ये भी सही जवाब होगा और साथ ही साथ आपका जवाब 11.2 भी होगा। तो आपका आंसर होगा 11.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चलिए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आता होगा तो इसको नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। इसको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि आपके लिए 2 नंबर भी बेहतर होगा, साथ साथ 1 नंबर भी बेहतर होगा जो विद सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूँ। ओके प्यारे बच्चों, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो गया है। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है 12.5 गुने 10 के पावर प्लस में 18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो आवेश कितना होगा तभी बताएं कि Q बराबर होता है N। Q बराबर होता है Ne। Q बराबर होता है Ne। तो N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात 12.5 गुने 10 के पावर 18। ठीक है, और E का तो मान जानी करते हैं 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। अब इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 12.5 गुने 1.6 इंटू 10 टू पावर, ये दोनों को हल करेंगे 10 के पावर माइनस 1 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हल कर दें तो 16 पचे 80। ठीक है, 0। 16 दूनी 32 है, अब 32 से 4
8 40, 40 के 16 बचा हाथ में 4, ठीक ना। 16 4, 16 4 20, 2 अंक के बाद दशमलव गुने 10 के पावर -1। इसको हल करेंगे तो यह आ गया कितना, यहाँ पर आ गया, इधर आते हैं ऊपर, ठीक ना, यहाँ आते हैं तब 20 आया और गुने 10 के पावर -1, जिसको आप लिख सकते हैं 20/10। 10 10 खत्म हो जाएगा तो बचा 2, तो 2 कूलम आवेश आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 कूलम, आपका ये सही जवाब है, ठीक है। आपका सही जवाब यह हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, 2 कूलम आपका सही जवाब है। फिर से बोल दूँ कि आप नोट डाउन इसको ज़रूर करिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आपका बेहतर तैयारी होगा। जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए एक ऑब्जेक्टिव का आप बखूबी मेरे चैनल का आप एक नोट्स बना लीजिएगा और उसको बखूबी बार बार हर संडे रिवीजन करते रहिएगा। पक्का करें, गारंटी 2 नंबर का, और साथ ही साथ आपका 1 नंबर का कभी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए VBI क्वेश्चन चैप्टर बाई चैप्टर सॉल्यूशन के साथ मैं डालूंगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा 3 कि प्रकृति में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है। तो प्रारंभिक आवेश क्या होगा, तो देखिए कोई भी पदार्थ का, ठीक ना, कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ के सबसे अंदर मान लेते हैं यह गोला हो गया, तो गोला नहीं, इसको मान लेते हैं एटम, गोला टाइप का होता है एटम, ठीक है, गोल। इसके अंदर होता है एक नाभिक, क्या होता है प्यारे बच्चों, नाभिक होते हैं, यहाँ पर छोटा सा नाभिक होता है, ठीक है। इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इस नाभिक में होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज होते हैं नाभिक में, अर्थात यहाँ पर इसमें जो है प्लस चार्ज या माइनस चार्ज उपस्थित रहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसमें प्लस चार्ज, सॉरी गलती बोल दी, माइनस चार्ज हम गलत बोल दिए आपको, सिर्फ प्लस चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, माइनस नहीं। माइनस इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में। ये जो है इलेक्ट्रॉन है, और यह जो है ठीक ना प्रोटॉन, और इसके साथ साथ एक और कण होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज माना गया है, ठीक ना, मिल्टन विधि द्वारा माना गया है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इसको आप बोल सकते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यह इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज है। प्रोटॉन पर के चार्ज इतने होता है, ठीक है, तो कितना 1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम, जिसको आप बोल सकते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। न्यूट्रॉन की चार्ज करेंगे तो न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, अर्थात इस पर कोई चार्ज न होने के कारण इसे उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है, उदासीन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो माना गया है कि प्रकृति में ये जो चार्ज है, इस चार्ज से छोटा कोई चार्ज नहीं हो सकता है, इससे छोटा चार्ज कोई भी नहीं हो सकता है, प्रकृति में यही माना गया है, ठीक है। जब भी होगा तो इस सबसे छोटा माना गया है चार्ज, ठीक है, जो आदान प्रदान प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, इसी को आदान प्रदान प्रक्रिया में भाग लिया जाता है, जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर किसी में चला जाता है इतना आवेश नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, अगर मान लेते कोई इलेक्ट्रॉन चला गया तो वह इलेक्ट्रॉन के कारण ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है अगर कोई वस्तु तो वह हो जाता है धनात्मक। ओके प्यारे बच्चों, तो ये बात जानिएगा। तो यह हो गया सबसे छोटा आवेश इतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो इसी इलेक्ट्रॉन के कारण, इतना ही आवेश के कारण जाने से पॉजिटिव कोई नेगेटिव हो जाता है। लेकिन दुनिया का सबसे छोटा कण, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन भी व्यवहार में माना गया, लेकिन इससे भी छोटा कण है, उस छोटा कण का नाम है क्वार्क। क्वार्क जो सबसे छोटा है, इस पर आवेश जो होता है 2e/3 ± के रूप में होता है, जो इससे भी कम होता है, याद रखिएगा। अर्थात दुनिया का सबसे छोटा कण क्वार्क है, इस पर छोटा आवेश होता है, लेकिन यह आदान प्रदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जाता है।
ये दुनिया का सोचा कण है। लेकिन हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है यह आदान प्रदान प्रक्रिया में भाग ले जाता है, यही से निकलता है तो कोई हो जाता है पॉजिटिव है, इसमें आ जाता है तो हो जाता है नेगेटिव। इसीलिए इसको मूल आवेश माना गया, प्रारंभिक आवेश माना गया प्रकृति का, ठीक ना, इसीलिए इसको माना गया। ओके प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर होगा कि प्रकृति में प्रारंभिक आवेश क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रकृति में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है। तो वही बता ही दिए, ठीक ना, प्रारंभिक आवेश किसे माना जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कूलम का नियम परमाणुवीय तथा नाभिकीय दूरियों के लिए सत्य है। तो हाँ, परमाणु माने थोड़ा छोटा परमाणु हो, मान लेते छोटा परमाणु है, इस परमाणु पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते इलेक्ट्रॉन खोया होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो मान लेते नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस कुछ दूरी पर जो होगा तो इसके बीच क्या बल नहीं लगेगा, तो बल लगेगा। इस पर आवेश जो भी बैठे Q1, इस पर आवेश जो भी बैठे Q2, तो बल क्या लगेगा, थी ना, K Q1 Q2 बटा में R²। यहाँ A बराबर कर सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो K है, यहाँ जो K आपको दिख रहा है, ये जो K दिख रहा है इसको कहते हैं कूलॉम नियतांक, कूलॉम कांस्टेंट, कूलॉम नियतांक कहते हैं। कूलॉम नियतांक का थी ना मान होता है कितना, तो 1/4πε0। ठीक है, या इसको कह सकते हैं 9 × 10⁻9। ऐसे ही मात्रक इसका 9 × 10⁻9 का हम लिख सकते हैं कितना, तो ऐसे ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर कहे कि कूलॉम नियतांक का ऐसे ही मात्रक क्या होगा, तो यही वाला होगा कितना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। याद रखिएगा, बहुत वीवीआई है कूलॉम नियतांक का ऐसा ही मात्रक या मान। ठीक है, अगर बीमा कहेगा तो बीमा लिख दीजिएगा MLTA। ठीक है, 1 2 और 3 4 और पीछे माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा कूलॉम नियतांक का बीमा। ठीक है, कूलॉम नियतांक का बीमा 1 2 3 4, तो आगे से नहीं माइनस करना है, पीछे से 2 को माइनस हो जाएगा, ये कूलॉम नियतांक का बीमा हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यही था आपका, क्या था कि क्या कूलॉम का नियम परमाणुवीय नाभिकीय दूरियों के लिए सत्य है। तो हाँ, यह दूरियों के लिए भी सत्य है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 की तरह। क्वेश्चन 5 कहता है क्या, क्वेश्चन 5 कह रहा है यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल का प्रभाव क्या होगा। अगर मान लेते 2 गो आवेश है, यहाँ पर आवेश है Q1 और यहाँ पर आवेश है मान लेते हैं Q2, इसके बीच की दूरी है R। ठीक है, तो आवेश पर कोई बदलाव करने के लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ दूरी। तो अगर ऐसा स्थिति है तो इस स्थिति में लगने वाला बल का मान क्या होगा, तो ये बराबर सूत्र होगा कितना, तो K Q1 Q2 अब बटा में R²। अब कह रहा है आगे, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है कि यदि दोनों के बीच मध्य, ये दोनों के बीच दूरी आधी कर दिया जाए, यह जो दूरी है वो दूरी यहाँ पर पहले था तो घटा करके आधा कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दूरी को क्या करते हैं आधा, तो जब आधा कर दिए तो यहाँ बीच की दूरी पहले जो था R अब हो गया R/2, लेकिन आवेश में क्या कोई बदलाव हुआ नहीं, तो बल कितना लगेगा, तो K Q1 Q2 बटा R, तो R का मान तो R/2 हो गया है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ पर लाते हैं तो कितना हो जाएगा F बराबर कैपिटल K Q1 Q2 बटा में R², और 2 के स्क्वायर तो 4 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए F बराबर, ठीक है ना, तो K यहाँ जो आया इतना का मान, ध्यान दीजिएगा ये जो मान आया
इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कितना? तो इसके जगह पर हम लिख दो f, आई तो 4 है ये है, ठीक ना। इतना पूरा के जगह पर ये जो है पूरा, इसको भी हटा देते हैं k का मान। इस सभी के जगह पर हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं जी? तो f लिख देते हैं। ये 4 तो ऊपर चल ही गया है, इतना के जगह पर हम लिख दें f है। आई 4 तो है ये है, माने बल का 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बल का 4 गुना। तो ऑप्शन आ जाएगा आंसर आपका यह है, ठीक है। बल का हो जाएगा 4 गुना। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 6 कर रहा है कि एसआई पद्धति में 1/4 पाई, एसआई पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? तो याद रखिए प्यारे बच्चों, जो दो आवेशों के बीच जो बल लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो इसी पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मान याद रखिएगा होता है 9 × 10 के पावर 9, ठीक है ना। ए बराबर होता है 9 × 10 के पावर 9, इसका तो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका मात्रक कितना होगा? तो हम इसको छोड़ देते हैं 9 × 10 के पावर 9, ठीक है। तो इसके साथ हो जाएगा कितना, ठीक है ना। इसका मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। इतना इसका मान आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना। तो अर्थात याद रखिएगा इसका मान जो होता है, याद रखिए इसका मान इतना तो ठीक है, लेकिन मात्रक ये सही नहीं है। इसका मात्रक हो जाएगा क्या, ठीक ना। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका मान टोटल लिखना है तो लिख सकते हैं 9 × 10 के पावर 9। सिर्फ मात्रक इसके साथ इंक्लूड करना है तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है, क्या वह विद्युत बल जो कि एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर आरोपित करता है बदल जाएगा, ठीक है, यदि इसके समीप अन्य आवेशों को लाया जाए। देखिए क्या कर रहा है, अगर मान लेते यहाँ पर एक आवेश है जो भी है प्लस में Q आवेश, ऐसे कुछ दूरी पर है मान लेते प्लस में Q आवेश, ठीक है। अब ये दोनों के बीच कुछ तो बल लग रहा होगा, मान लेते 10 न्यूटन का बल लग रहा है। इसके बीच में कोई आवेश एक लाते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं एक आवेश है, ठीक ना, Q0 वाला आवेश है, इसको लाते हैं कहाँ, एक आवेश दूसरे आवेश के समीप लाया जाता है। यदि इसके समीप लाते हैं तो इसके समीप यहाँ पर लाइए, इसको हम ला देते हैं यहाँ पर Q0 आवेश को। तो क्या इसको आने से इसके बल में कोई इफेक्ट पड़ा? क्या इसके बल को घटा देगा, इसको कम कर देगा, बढ़ा देगा? तो ऐसा बात नहीं है। हाँ, इस पर भी बल लगाएगा, इस पर भी बल लगाएगा, दोनों अगर प्लस प्लस होगा तो दोनों प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, लेकिन इसके बल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा नहीं, इसके बल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या आवेशित वस्तु की गति के कारण विद्युत आवेश का मान परिवर्तित होता है, ठीक है। क्या आवेशित वस्तु की गति के कारण विद्युत आवेश का मान परिवर्तित हुआ? सोचो अगर इसके पास 10 कूलम है, चाहे 5 कूलम है, आई गति कर रहा है v वेग से, ठीक है, v0 वेग से या v वेग से गति कर रहा, तो गति करेगा क्या, 5 से हो जाएगा 15, 5 से हो जाएगा 6, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बढ़ जाएगा? नहीं। मान लो तो खुद कोई व्यक्ति है, इसका द्रव्यमान है 20 kg, तो क्या ये गति करेगा तो इसका द्रव्यमान 20 से 25 kg, 30 kg, 40 kg, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आवेश में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे उसका कितना भी वेग बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, कोई इसमें परिवर्तन होने वाली बात नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना, कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9 की तरफ, भाग 3 में। क्या स्थिर विद्युत आवेश एक केंद्रीय है? तो हाँ, अगर मान लेते यहाँ पर आवेश देते हैं, इस पर आवेश बैठता है, तो यह एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा,
ठीक है। या मान लेते यहाँ पर बल है, यहाँ पर बल है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ भी रखेगा तो सेंटर की तरफ, यहाँ भी रखेगा तो सेंटर की तरफ, यहाँ भी रखेगा तो सेंटर की तरफ, कहीं भी रखे तो वह केंद्र की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब भी करता है तो हाँ, स्थिर विद्युत बल एक केंद्रीय बल है, क्योंकि आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, मिलाने वाली रेखा क्या करता है? अनुदिश कार्य करता है। ओके प्यारे बच्चों, अनुदिश कार्य करता है। यहाँ पर दो आवेश है तो इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, सेंटर की तरफ एक दूसरे को अटैक करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ करते हैं हम। दो बिंदु आवेशों के मध्य बल किस प्रकार परिवर्तित होगा यदि उन्हें मध्य में यदि उन्हें जिस माध्यम में रखा जाता है उसका प्रवैधुतांक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, कह रहा है कि दो गो बिंदु आवेश है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसके मध्य बल किस प्रकार परिवर्तित होगा, इसके बीच किस प्रकार परिवर्तित होगा यदि उसके माध्यम के बीच को परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है। ठीक है, तो उसका प्रवैधुतांक बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा इसके बीच। ठीक है, तो याद रखिएगा दो गो आवेश है, मान लेते हैं यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, बीच की दूरी r है, तो इसके बीच जो बल लगेगा याद रखिएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगेगा और Q1 Q2 बटा में r² लगेगा। लेकिन अगर इसके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम एप्सिलॉन r आता है तब ध्यान दीजिए यहाँ ही बल का सूत्र चेंज हो करके क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बटा r²। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ठीक ना, कि एप्सिलॉन r बटा में आ गया, तो बटा में आया तो कम न कर देगा। ठीक है, अर्थात इसके समानुपाती बल समानुपाती 1/एप्सिलॉन r का, ये बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। ठीक है, अगर ये घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। तो ये कौची हो रहा है, प्रवैधुतांक को बढ़ा दिया जाए तब दोनों के बीच जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए है ना लिखा हुआ है, इस स्थिति में बिंदु आवेशों के मध्य बल घट जाएंगे। ठीक है, अर्थात बल का मान घट जाएगा। यहाँ पर जितना प्रवैधुतांक का मान बढ़ेगा उतने ही बल का मान घटेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए एप्सिलॉन r जो है यहाँ, अर्थात F जो होगा समानुपाती 1/एप्सिलॉन r के, ये बढ़ेगा तो ये बल का मान घटेगा। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11। नियतांक K का मान किन कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है तो याद रखिएगा यहाँ पर दो गो चार्ज है, इस पर प्लस माइनस जो भी ले लो, ठीक ना, इसके बीच की दूरी r है। तो अगर यहाँ पर ठीक ना, इसके बीच जब कोई माध्यम नहीं हो, यहाँ निर्वात हो या एयर हो, ठीक है, इस स्थिति में इसके बीच लगेगा बल कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r²। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसके बीच में कोई माध्यम आ जाए, दोनों चार्ज के बीच में कोई भी माध्यम आ जाए, ठीक है, तो जितना आएगा उतना बल का मान चेंजिंग हो जाएगा। तो हो जाएगा सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r आ जाएगा और Q1 Q2 बटा r²। अर्थात कहने का मतलब इसके माध्यम पर डिपेंड करता है, कौन सा माध्यम के नेचर है। अगर इसके बीच में पानी आ जाता है तब पानी का प्रवैधुतांक 80 होता है। अगर इसके बीच में आ जाता है मान लेते एवोनाइट तो 2.8 होता है। इसी प्रकार लोहा आ जाता है तो उसका अनंत होता है। तो सबका प्रवैधुतांक अलग अलग होता है। तो माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, और मापने की पद्धति पर। तो याद रखिएगा माध्यम की प्रकृति और मापने की, ठीक ना, मापन की पद्धति पर डिपेंड करता है। नियतांक K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, तो माध्यम की प्रकृति पर। किस पर, तो माध्यम की प्रकृति पर। चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है क्या एक आवेशित पिंड समीपवर्ती अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा।
क्या एक आवेशित पिंड समापवर्ती अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा? तो हाँ, तब आवेशित करेगा प्रेरण के द्वारा। ठीक ना, जैसे मान लेते हैं ठीक ना कि यहाँ पर कि अगर मान लेते यह चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, प्लस 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 चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज से नहीं था। यह उदासीन है, तो उदासीन कहने का मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। ठीक ना, इसके कारण न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक ना, इसके कारण क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ठीक है, उदासीन। लेकिन जैसे ही इसको समीप पे लाएंगे, इसके समीप जैसे ही आएगा तो प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण, तो प्लस वाला जो चार्ज होगा वह चार्ज आ जाएगा उसके अपोजिट साइड में। ठीक है, इस साइड में। लेकिन प्लस माइनस के बीच में आकर्षण, माइनस वाला आ जाएगा सामने सामने। ठीक है, एक दूसरे के एकदम सामने आ जाएगा। तो अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेरण की घटना हुआ कि यह इसके पास दोनों आवेश था प्लस माइनस, तो उसके कारण क्या हुआ, इसके पास प्लस माइनस हो गया। क्योंकि इसलिए उदासीन है, पॉजिटिव नेगेटिव समान है, जितना प्लस में चार्ज है उतना ही मान लेते माइनस में चार्ज, इसलिए उदासीन है। इसलिए इसको क्या माना जाता है? उदासीन माना जाता है। ठीक है, अर्थात नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही। तो इस स्थिति में यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत चार्ज बैठने के कारण एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो यहाँ पर ज़रूर हाँ होगा। तो वही कह रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा था? क्या एक आवेशित पिंड समापवर्ती अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा? हाँ, प्रेरण द्वारा करेगा। हाँ, आवेशित पिंड प्रेरण द्वारा अनावेशित पिंड के समीपवर्ती पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति, किस प्रकृति? विपरीत, अपोजिट। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, प्रकृति तथा दूरस्थ पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करता है। देखिए है ना, दूरस्थ माने दूर, देखिए विपरीत माने उल्टा, दूरस्थ है, और समीप माने विपरीत, माने पास में रहेगा तो अलग, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लेकिन दूर होकर पीठ पर, ठीक ना, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, दूरस्थ समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करता है, जिसके इसके बीच नेट आकर्षण बल काम करते हैं। है ना, यहाँ कौन सा बल काम करेगा? तो यहाँ पर बल लगेगा आकर्षण। तो यही बात लिखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह आज समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें कि आपका मित्र भी देखें और इसको अच्छे तरह से कवर करें। तो चलिए क्वेश्चन हम 13 की तरफ चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? ये गलती से लिखा गया नया प्रश्न। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है, अगर मान लेते यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, बहुत दो बराबर परिमाण के, अगर यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है तो यहाँ भी Q, लेकिन यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस है, और इसके बीच की दूरी कुछ तो होगा मान लेते हैं। तब अगर विद्युत द्विध्रुव कहता है, इसको जिसको P से डिनोट करते हैं कि बराबर परिमाण में से किसी एक आवेश का परिमाण और बीच के दूरी के गुणनफल को ही विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका ऐसे मात्रक क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका ऐसे मात्रक, आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलॉम और दूरी का होता है मीटर, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक होगा कूलॉम मीटर। राशि की बात करते हैं, राशि हो जाएगा सदिश। कैसी राशि हो जाएगा? सदिश। अगर इसकी बीमा की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो बीमा देख लीजिए क्या होगा। तो आवेश का बीमा होता है 80, ठीक है, और दूरी का हो जाता है L, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं बीमा में MLTA। तो देखिए M तो नहीं है तो 0, L है तो छोड़ देते हैं, T है, A है, तो M0 LTA, इतना इसका बीमा हो जाएगा। एक और बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना, क्या रखना है याद कि एक कूलॉम मीटर बराबर होता है 3 × 10⁻29 डेवाई, ठीक ना, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो डेवाई जो होता है, डेवाई यह मात्रक है कितना? द्विध्रुव आघूर्ण का, लेकिन CGS मात्रक है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक कौन सी है? डेवाई। ठीक है, एक डेवाई, ठीक है, इतना होता है, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 1 कूलॉम मीटर बराबर होता है 2.99 × 10⁻29
डेवाई, इतना। इसलिए इसको कहते हैं 1 कूलम मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डेवाई, याद रखिएगा। ठीक है, कितना होता है? 3 × 10⁻29 डेवाई होता है प्यारे बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14, उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसके आधार पर विद्युत का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्युत का उद्गमन जो हुआ है एम्बर नामक पदार्थ से हुआ है। किससे हुआ है? एम्बर नामक पदार्थ से हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, एम्बर नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या? 15, क्वेश्चन 15 कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन 15, स्थिर वैद्युतिकी से क्या तात्पर्य है? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है स्थितिकी वैद्युत कहलाता है या स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है ना, सिंपल। स्थिर वैद्युतिकी से आप क्या समझते हैं? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर माने कि आवेश है तो यहाँ पर रुकल है तो इसके गुण, प्रॉपर्टी, गुणधर्म सब के बारे में अध्ययन करना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 16, क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि आवेशों के धन और इन आवेशों के नामकरण किसने किया? तो याद रखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताए थे कि 1600 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 1750 ईस्वी में बताए थे। 1700 कितना बताए थे? 50 में। 1750 में बताए थे कि आवेश दो प्रकार के होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन करा 17, आवेशों की ध्रुवता से क्या तात्पर्य है? तो वह गुण जो धन ऋण दोनों प्रकार के आवेशों में भेद करता है। ठीक है, माने कि अगर मान लेते हैं पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो दो प्रकार के आवेशों में जो भेद उत्पन्न करता है इसी को आवेश की ध्रुवता कहते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। उन्होंने, ठीक है, बताया गिलबर्ट कि सिर्फ आवेश आकर्षित करता है, तो इन्होंने प्रेक्षण किए हैं कि चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कांच का एक छड़ लिए हैं और एक एबोनाइट का छड़ लिए हैं। जैसे ही दोनों के बीच रखा गया तो एक दूसरे को देखिए कि आकर्षित भी करता है, कोई कोई पदार्थ में प्रतिकर्षित भी करता है। तो यहाँ आप देखिए कि भेदभाव हो रहा है। तो भेदभाव आखिरकार क्यों हो रहा है? भेदभाव होने का कुछ तो रीजन है। तो इस भेद को नाम रखे ध्रुवता, और इसी भेद के आधार पर उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, अर्थात पदार्थ का गुण है जो धन और इन दोनों प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न करता है, इसी को ही हम लोग आवेश की ध्रुवता कहते हैं प्यारे बच्चों। ये भी बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश लिखिए। तो सिंपल बताएं किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज होने का रीज़न है कि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में कौन सा कण होता है? प्रोटॉन। ठीक है, और इसके चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ एक और कण होता है। नाभिक में जो है प्रोटॉन, उसके साथ एक और होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, जीरो, इसलिए इसको न्यूट्रल कण या उदासीन कण कहते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज होता है माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19, जो गलत बोले प्लस में होता है। ठीक है, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर होता है इतना ही आवेश, लेकिन माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो यह बात है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। एक और बात, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखिएगा 9.11 × 10⁻31 kg होता है। ओके प्यारे बच्चों, 9.11 × 10⁻31 kg। लेकिन अगर मान लेते कह दे कि प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है,
तो 1.67 इंटू 10 टू पावर, ठीक है, -27 kg, ठीक है, 7 kg होता है, 27 kg, ठीक है, इतना द्रव्यमान होता है, ठीक है, प्रोटॉन पर। और न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान प्रोटॉन पर द्रव्यमान के करीब करीब बराबर होता है, उतना ही होता है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यही होता है। इसका 3 डिजिट में चलना है, तो 9.109 इंटू 10 टू पावर -31 kg याद रखिएगा। कभी कभी ये ऑप्शन में देता है, ठीक ना, इतना भी देगा, इतना भी देगा, तो आपका एक्यूरेट जवाब इतना होगा 9.109, जिसको हम लिख सकते हैं 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 kg। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसको 9.1 भी कह सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं 20 की तरफ, ठीक है। कांच की छड़ को रेशम से तथा बिल्ली की छड़ खाल को एबोनाइट छड़ से घर्षण कराने पर आवेशों की प्रकृति क्या होगी। तो याद रखिएगा, एक ट्रिक है, ठीक ना, का रे इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, तो कांच हो जाएगा धनात्मक, ठीक है, का माने कांच, का माने कांच, रे माने रेशम, माने कांच को रेशम के साथ रगड़ेंगे, ठीक ना, तो कांच हो जाएगा धनात्मक और रेशम हो जाएगा ऋणात्मक। एक और ट्रिक है, BA पास, ठीक ना, और बिल्ली के खाल हो गया, ठीक है, कि एबोनाइट, ठीक है, एबोनाइट या थी ना प्लास्टिक, तब बिल्ली के खाल पर क्या प्यारे बच्चों, बिल्ली के खाल पर एबोनाइट या प्लास्टिक को रगड़ेंगे, तब बिल्ली के खाल होगा धनात्मक, बिल्ली खाल होगा धनात्मक। अगर एबोनाइट को रगड़ेंगे बिल्ली के खाल पर तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। या एबोनाइट तुमको नहीं रगड़ने का मन कर रहा है, आपको रगड़ने के मन हम के प्लास्टिक रगड़ा में, तो प्लास्टिक रगड़िए, तो प्लास्टिक रगड़िएगा तो प्लास्टिक ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रिक याद रखिएगा, BA पास, ठीक है। तो बिल्ली के खाल पर एबोनाइट रगड़िएगा तो बिल्ली की खाल पॉजिटिव, एबोनाइट नेगेटिव, या बिल्ली के खाल पर प्लास्टिक रगड़िएगा तो बिल्ली की खाल पॉजिटिव, प्लास्टिक हो जाएगा ऋणात्मक। तो यहाँ पूछ रहा है कि कांच के छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं, ठीक ना, बिल्ली की खाल को एबोनाइट को छड़ से रगड़ते हैं, तो क्या होगा। तो कांच के छड़ को रगड़ेंगे, ठीक ना, तो कांच के तरफ धनात्मक है और रेशम हो जाएगा ऋणात्मक। यहाँ देखिए, बिल्ली के खाल एबोनाइट के छड़ रगड़ेंगे तो बिल्ली खाल, देखो BA पास हो गया ना, एबोनाइट यहाँ पर कैप्चर हो रहा है BA पास, तो BA, तो बिल्ली के खाल पर एबोनाइट को रगड़ेंगे तो बिल्ली हो जाएगा धनात्मक, एबोनाइट हो जाएगा ऋणात्मक। इस ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक है, ट्रिक को अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। अगर इसको आप अच्छे से लिखने कह रहे हैं तो आपको लिख दे रहे हैं हम, इसका ट्रिक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ होगा पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ होगा नेगेटिव, और यहाँ होगा, ठीक ना, ट्रिक, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव, ठीक है, ठीक ना, और यहाँ ट्रिक लिख देते हैं। यहाँ देखिए क्या रह गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पर ट्रिक, ट्रिक देखिए, यहाँ पर ट्रिक हो गया कारे, यहाँ कांच, रेशम, अर्थात बिल्ली के कार्य करने का मतलब, कार्य दोस्त मित्र को कहते कार्य, कार्य, ठीक ना, तो का माने कांच, रे माने रेशम। कांच को अगर हम रेशम पर रगड़ते हैं या रेशम को कांच पर रगड़ते हैं तो कांच हो जाएगा पॉजिटिव, रेशम हो जाएगा नेगेटिव। ट्रिक नंबर 2, ये पहला हो गया। दूसरा, ठीक ना, दूसरा में हो गया BA पास, ठीक है, BA पास, बी माने इस पर हमको पकड़ना है पहले इसको, ठीक है, बिल्ली, बिल्ली के खाल रोएदार होना चाहिए, रोमा वाला, ठीक है, बिल्ली के खाल रोएदार, ठीक है। अब ए माने हो गया कुछ एबोनाइट या प्लास्टिक। अगर बिल्ली के खाल पर एबोनाइट को रगड़ेंगे
तब बिल्ली खाल धनात्मक हो जाएगा, एबोनाइट ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, या बिल्ली खाल पर प्लास्टिक रगड़ते हैं तब बिल्ली खाल धनात्मक हो जाएगा, आयोनाइट ऋणात्मक हो जाएगा, जो यहाँ पर दर्शाया गया है दूसरा में। ओके प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको लिखने के बाद नीचे भी इसका नोट बना लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन है, ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। जिसका विराम द्रव्यमान क्या होता है? चलिए, ऐसे कण उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य तथा अनावेशित होता है। तब विराम द्रव्यमान कहने का मतलब, ठीक है, विराम द्रव्यमान क्या होता है? रेस्ट मास। तब फोटोन का याद रखिएगा, फोटोन, ठीक है, फोटोन का जो है, ठीक है, मास होता है 0। क्या होता है? शून्य होता है। और साथ ही साथ फोटोन उदासीन कण है, उदासीन कण, ठीक है, यह उदासीन कण है। ठीक है, इसका मास कितना होता है? 0 होता है। साथ ही साथ इसका यह उदासीन कण है। ये आता है क्वेश्चन कि फोटोन एक कैसा कण है, तो फोटोन एक उदासीन कण है। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किसी उपकरण का नाम लिखिए। तो याद रखिएगा, कोई भी वस्तु पर आपको पता करना है, ठीक ना, कि उस पर आखिरकार आवेश कितना है, ठीक ना, तो उसको लिए स्वर्ण पत्र या विद्युतदर्शी, ठीक ना, के द्वारा हम लोग पता करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। करा आवेश संरक्षण का रेडियो एक्टिव क्षय का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण लिखना है। तो रेडियो एक्टिव क्षय, जैसे मान लेते हैं यूरेनियम 238 और यहाँ 92 दिया हुआ है। तो जब इससे आपका, ठीक ना, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलता है, माने अल्फा कण निकलता है, तो इसमें क्या होता है कि इसके द्रव्यमान संख्या में 2 की कमी हो जाता है। तो 2 की कमी हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा 34। अब प्लस यह तो हीलियम, थी ना, 4, यही तो कमी होगा, यही जुटेगा, सी ना। तो यही जो है आपका रेडियो एक्टिव संरक्षण का एक उदाहरण है। इसका मॉडर्न फिजिक्स में आपको अच्छे ढंग से भी पढ़ाया जाएगा, और भी, ठीक है ना, इसको बताया जाएगा कैसे अल्फा कण निकलते हैं, कैसे बीटा कण निकलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अभी के लिए आप यही ध्यान रखिएगा, अभी के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि आवेश संरक्षण का रेडियो एक्टिव क्षय का उदाहरण क्या होता है। तो यही याद रखिएगा कि यूरेनियम 238 92 को जब छूटा जाता है तो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा आवेश के क्वांटमीकरण की खोज किसने किया था। तो आवेश के क्वांटमीकरण जो बना है कि Q बराबर जो आवेश होता है प्लस में होता है या माइनस में, N के बराबर होता है, अर्थात पूर्णांक गुणज होता है। कोई वस्तु पर इलेक्ट्रॉन 2.5 नहीं जा सकता है, अर्थात 2 हो जाएगा, 2e के रूप में होगा, चाहे 5e के रूप में होगा, 6e के रूप में होगा, 7e के रूप में होगा, प्लस माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, लेकिन इस रूप में कदापि नहीं हो सकता। यही बात बताए थे यह आवेश के क्वांटमीकरण के रूप में, ठीक ना। किसके माध्यम से बताए थे? मिल्कन 3 बूंद का प्रयोग करके, ठीक है, R.A. मिल्कन ने। किसने बताया थे आवेश के क्वांटमीकरण? R.A. मिल्कन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, आवेश कैसे मात्रक क्या होता है। तो आवेश कैसे मात्रक कूलम होता है या एम्पियर, क्योंकि देखो Q बराबर I बराबर सूत्र होता है, I बराबर होता है Q बटा T, तो Q बराबर IT, ठीक है। तो I का हो गया कुछ एम्पियर, समय का सेकंड, तो एम्पियर सेकंड। ऐसा ही मात्रक राशि बात करते हैं, राशि यह हो जाएगा अदिश। कैसे राशि हो जाएगा? अदिश। बीमा की बात करते हैं तो एकड़ होगा A, एकड़ होगा T, तो 80, ठीक है, 80 हो जाएगा इसका बीमा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन के तुल्य होते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। देखिए Q बराबर होता है सूत्र N, ठीक है। तो कह रहा है कि एक कूलम आवेश, कितना कूलम आवेश है, तो Q की जगह पर 1 कूलम रखना है। N पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन होगा, N निकालना है। I का मान 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
19 फिक्स है इतना। तो n बराबर जब भी हल करेंगे तो बटा में आ जाएगा 1 कूलम बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या होगा, सी खत्म हो जाएगा, दशमलव तोड़ेंगे तो ऊपर चल जाएगा कितना 10/16 और गुने 10 के पावर हो जाएगा 19 प्लस में तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ आते हैं तो ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया 8, यहाँ 10 के पावर 19 है तो 18 कर देते हैं, एगो जीरो इसको देते हैं तो ऊपर हो जाएगा कितना 50/8 और काटेंगे तो 25 बटा हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर हो जाएगा 18, इसको भाग देंगे तो 6.25 आएगा गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलम आवेश बनाता है। अगर मान लेते ये वस्तु ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इतना तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, या मान लेते इसमें इतना इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव में। लेकिन जब होगा तो एक कूलम होगा, ये भी एक कूलम होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा या निकलेगा तभी जाके एक कूलम आवेश का निर्माण होगा। चलिए तो 27 क्वेश्चन आते हैं। आवेश के सबसे छोटे व सबसे बड़े मात्रक का नाम लिखिए। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक याद रखिएगा फ्रैंकलिन होता है और बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों? फैराडे। ओके प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक और अभ्यास रखिएगा, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। याद रखिएगा सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। फैराडे क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, इसलिए एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट कैसे मात्रक? तब विमीय सूत्र लिखिए। तो विद्युतशीलता कैसे मात्रक क्या होगा? विमीय सूत्र क्या होगा? देखिए विद्युतशीलता सूत्र होता है आवेश के बीच क्या लगता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। तो यही तो विद्युतशीलता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? तो इसको यहाँ पर ट्रांसफर कराते हैं, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कराते हैं तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F हो जाएगा और कैपिटल Q1 Q2 बटा में R²। तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर, इसको हटा ही दीजिए तो बटाएगा 1/F तो न्यूटन, आवेश के तो कूलम R² तो मीटर स्क्वायर, ताकि दूरी का मीटर होता है तो दो को है तो मीटर स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा कूलम स्क्वायर और न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो प्रति न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट का जो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा इतना होगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा की बात करेगा तब सिंपल, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, MLTA लिखिए, आगे 1 पीछे 2 फिर आगे 3 और 4 आगे से माइनस कर दीजिए, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का बीमा। क्या हो गया? बीमा हो गया। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तब मात्रक यहाँ पर जो लिखा गया है गलत है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ये वाला होगा आपका मात्रक, ये वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला आपका मात्रक हो जाएगा। ओके, ये वाला, ठीक ना, लेकिन बीमा होगा ये वाला। ये दोनों ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 29 की तरफ। 29 का रहा है CGS पद्धति में निर्वात की स्थिति में इतना का मात्रक क्या होगा? तो इतना का मात्रक हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए F बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। तो हमको इतना के मात्रक का बात करना है तो इस सबको ऊपर लेके चल जाइए। तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा जी? F R² Q1 Q2। तो इसे आप कर रख दीजिए, बल कैसे मात्रक न्यूटन। ठीक है, इसका मीटर स्क्वायर और 2 गो तो कूलम स्क्वायर। ठीक है, इस सब का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर, ये बटा में चल जाएगा ना तो प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर आया ये जो जल गया इसके साथ ही जब भी आएगा तो बटा में ना आएगा तो ये बटा में आ जाएगा Q1 Q2, तो वह हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे 2 गो Q है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा CGS मात्रक हम निकालते हैं इसका। तो CGS मात्रक क्या होगा? तो बल कैसे मात्रक डाइन, ठीक है, मीटर तो सेंटीमीटर, आवेश का, ठीक है,
आवेश का कूलम होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक होता है फ्रैंकलिन। तो Fr ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति फ्रैंकलिन स्क्वायर, इतना हो जाएगा इसका मात्रक। वो भी कौन सा मात्रक? तो सीजीएस मात्रक। ओके प्यारे बच्चों, कौन सा मात्रक हो जाएगा? सीजीएस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ईएसयू भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप ईएसयू भी दे सकते हैं, ईएमयू भी, दोनों मात्रक होता है, फ्रैंकलिन भी होता है। ठीक ना, तब ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि आवेश का मात्रक जो होता है सीजीएस, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो याद रखिए ईएसयू या ईएमयू, ठीक है ना, ईएसयू या ईएमयू या फ्रैंकलिन, ठीक ना, फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्रैंकलिन। ओके, चलिए तो प्यारे बच्चों ऑप्शन पर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय बल, एक केंद्रीय बल का एक उदाहरण दीजिए। तो आवेश एक केंद्रीय बल है और गुरुत्वाकर्षण भी केंद्रीय बल है। यहाँ पर क्योंकि वस्तु रखेगा तो यह भी केंद्र की तरफ खींचेगा, वस्तु रखेगा केंद्र की तरफ खींचेगा, वस्तु रखेगा केंद्र की तरफ, वस्तु रखेगा केंद्र की तरफ, हर एक वस्तु अपने केंद्र की तरफ अट्रैक्ट करता है ना, द्रव्यमान वाले पिंड, तो ये भी केंद्रीय बल ही है। ठीक है, तो दोनों केंद्रीय बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन, क्या? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में गुरुत्वाकर्षण तथा स्थिर विद्युत आवेशों का अनुपात कितना होता है? तो याद रखिएगा, ठीक ना, इसके बीच जब निकालिएगा कि दोनों प्रोटॉन और दोनों के बीच जो बल लगेगा तो कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए Fg, इसका सूत्र होता है कैपिटल G m1 m2 बटा में r स्क्वायर, और इसके लिए सूत्र होता है विद्युत बल के लिए F E, तो कितना हो जाएगा जी? तो कैपिटल K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ई जो इसका मान तो फिक्स है, कितना? तो 6.67 गुने 10 के पावर -11, इसका मान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान कह रहा है, प्रोटॉन के द्रव्यमान पहले कह रहा है m1, प्रोटॉन के द्रव्यमान m1 हो जाएगा और इसका m2 हो जाएगा। ठीक है, तब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg रखिएगा। ये जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखिएगा 9.11 इंटू 10⁻³ कितना? 31 kg। ठीक है, इतना रखिएगा। आर छोड़ दीजिएगा कि दोनों की आर कट जाएगा क्योंकि समान कॉमन रहेगा। इसमें क्या होगा, इतना का मान जो है, इतना का मान रखिएगा 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, Q1 का मान रखिएगा किसका? प्रोटॉन पर के आवेश है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई Q2 का मान रखिएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रखने के बाद आप हल करिएगा अनुपातिक रूप से बटा में, अपना ही कहीं कोई कटेगा और उसके बाद जब भी आएगा तो इतना आएगा। ठीक है, अर्थात 10 के पावर -39 अनुपात माने बटा में 1 आएगा। ठीक है, तो इस रेशियो में आएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका यह, ठीक ना, 10 के पावर -39/1। ठीक है, यही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको एक आप बनाइएगा खुद से, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक ना, साथ ही साथ एक और बात बता दें, इसका सोल्यूशन पिछले वीडियो में हमने डाला था, ऐसा नहीं कि नहीं डाला था, आप उस वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन है। वायु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? ध्यान रखिए, निर्वात का परावैद्युतांक, सब पीछे वीडियो में हम बता दिए हैं, आप लोग के रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो निर्वात के लिए 1 होता है, वायु के लिए क्या होता है परावैद्युतांक? एप्सिलॉन r का मान, तो याद रखिएगा इसका होता है 1.00059, कहीं 3 देता है। ठीक है, 1.003 देता है, 59 भी देता है। ठीक है, एक्टरेक्ट इतना याद रखिएगा। ठीक है, 1 लगभग 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? लगभग 1 के बराबर होता है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33 के। दो आवेशों के मध्य धात्विक माध्यम होने पर आवेशों के मध्य स्थित विद्युत बल का मान कितना होगा? दो आवेशों के बीच मध्य में हम क्या रख देते हैं? 2 गो आवेश है, एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं, और दोनों आवेशों के मध्य धातु रख देते हैं, कोई लोहा रख देते हैं।
ठीक ना, लोहा ले लो, कोई भी धातु ले लो, ठीक है, धातु रख देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो याद रखिएगा जब धातु रखेंगे तो परावैद्युतांक का मान अनंत हो जाएगा। कैसे, तो अनंत होने का रीज़न देखो क्या होगा से, अनंत होने का रीज़न क्या होगा, ऊपर देखते हैं। अनंत होने का रीज़न कि अगर मान लेते दो गो यहाँ पर, एक यहाँ पर है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर लोहा रख देते हैं, कोई भी लोहा, ठीक है। तो सूत्र होता है K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई माध्यम आ जाता है तो एप्सिलॉन R भी रख देते हैं, तो माध्यम की बात कर रहा है इसलिए हम एप्सिलॉन R बात रखेंगे, ठीक है। तो 1/4 पाई, इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9, ठीक है। इतना का मान होता है प्यारे बच्चों, इतना का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 बटा तो एप्सिलॉन R बचा इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर 9 × 10 के पावर 9। अब ये दो एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर रखा गया धातु, और धातु का परावैद्युतांक होता है कुछ अनंत, ठीक है, क्या रहता है अनंत, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे अनंत इन्फिनिटिव, और गुणे Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो याद रखिए कोई भी अंक रहे, ठीक ना, अंक के नीचे अगर इन्फिनिटिव हो तो उसका मान 0 होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। या ऐसे भी जानते हो कोई अंक रहे और नीचे अगर मान लो 0 होता है तो उसका मान इन्फिनिटिव होता है, तो ट्रांसफर कर दीजिए 5, यहाँ इन्फिनिटिव आ जाएगा तो वहाँ 0, तो इसका मान हो जाएगा टोटल 0 हल करिएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। तो यहाँ पर आएगा आंसर 0। देखिए ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो आवेशों के मध्य धात्विक माध्यम होने पर आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल का मान कितना होगा, तो याद रखिएगा 0 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों 0, क्यों कि धातुओं के मित परावैद्युतांक का मान अनंत होता है, धातुओं का कितना होता है अनंत। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुल आवेशों के मध्य बल ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत को प्रयुक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा अध्यारोपण का सिद्धांत, किसका अध्यारोपण का सिद्धांत प्रयुक्त किया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता होगा तो ज़रूर आपको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेट मिलता है, इससे मन करता है कि नहीं और भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।